वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है, जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन के नाम से आपको सिलेबस में मिलेगा, या कहीं कहीं न्यूक्लियोसोम मॉडल या सोलेनॉइड मॉडल सोलेनॉइड इस नाम से भी मिलेगा। बट ये एक्चुअली क्रोमैटिन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी से डील करता है। ये हमारे सिलेबस में एमएससी बायोटेक के सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर का टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि डीएनए जो है वो सेल का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है और उसका मेन काम होता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है कि सेल में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन होता है। तो यानी जीन सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट होता है जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। ये डीएनए जो रहता है हमारे सेल में वो फ्री नहीं होता, बल्कि प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है जिसे कि हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और डीएनए का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है डीएनए का, वो न्यूक्लियोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकेरियोट्स। ये यूकेरियोट्स में पाया जाने वाला सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है डीएनए का, है ना। जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि हिस्टोन्स को बाइंड करता है। एक्चुअली न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन्स आगे हम पढ़ेंगे क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स, डीएनए और आरएनए। लेकिन यदि मैं न्यूक्लियोसोम की बात करूं तो हिस्टोन्स जो होते हैं 4 प्रकार के, वो आगे मैं डायग्राम में बताऊंगी कि किस तरह से एक दूसरे से ऑक्टामर बनाकर जुड़े होते हैं और उनके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है। ठीक है, हिस्टोन के ऊपर डीएनए लिपटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, हिस्टोन पे डीएनए लिपटा होता है, डीएनए पे हिस्टोन लिपटे होते हैं, डीएनए के अंदर हिस्टोन होते हैं। तो ऐसे करके कंफ्यूज करके 3-4 ऑप्शन दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक यूनिट है। उसके अंदर हिस्टोन्स होते हैं और हिस्टोन्स ऑक्टामर के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं और उसके ऊपर डीएनए लिपटा होता है। Nucleosome is the fundamental unit of chromatin, where each nucleosome is composed of 2 copies of each histone protein, H2B, H2B, H3 and H4। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मेन यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है क्रोमैटिन का, और उसमें ये हिस्टोन्स पाए जाते हैं, है ना। और 2-2 कॉपीज़ में हिस्टोन पाए जाते हैं, H2B, H3, H4, है ना। ये सब 2-2 कॉपीज़ में आपको मिलेंगे। देखिए, ये आपको डायग्राम में भी देख के समझ में आएगा। H4 की 2 कॉपी, H3 की 2 कॉपी, H2A की 2 कॉपी और H2B की 2 कॉपी, है ना। यहाँ पे शायद कुछ टाइप करने में मिस्टेक हुई है, लेकिन आप क्लियरली ये ध्यान रखिएगा कि जो हिस्टोन्स होते हैं, हर हिस्टोन 4 प्रकार के हिस्टोन आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, H2A, H2B, H3 और H4, और हर हिस्टोन 2-2 कॉपी में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और ये हिस्टोन एक दूसरे से जुड़कर ऑक्टामर बना रहे हैं, जिस ऑक्टामर पे डीएनए लिपटा हुआ है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का, और ऐसे न्यूक्लियोसोम इकट्ठे होकर क्रोमैटिन बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो न्यूक्लियोसोम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डोन और एडोलिस द्वारा 1974 में ऑब्जर्व करे गए थे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर रॉजर कोर्नबर्ग ने प्रपोज किया था। रॉजर कोर्नबर्ग का नाम याद रखिएगा, ये न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर से संबंधित है। ठीक है, टेक्निकली न्यूक्लियोसोम क्या है, एक कोर पार्टिकल होता है न्यूक्लियोसोम में और लिंकर रीजन्स होते हैं, है ना। लिंकर रीजन्स क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम कोर पार्टिकल की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोसोम का जो कोर पार्टिकल होता है वो अबाउट 1.6 बेस पेयर्स कंटेन करता है डीएनए के, जो कि वैप्ड होते हैं। डीएनए पेयर्स ऑफ डीएनए वैप्ड इन 1.67 लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल टर्न अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, 1.67 लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल टर्न होता है ना। हर कॉपी, आप तो सिर्फ इस डायग्राम को देखिए और देखिए यहाँ हिस्टोन की 4 प्रकार के हिस्टोन दिखेंगे, उनकी सबकी 2-2 कॉपी आपको दिख रही है। जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स क्रिएट हो रहा है वो 1.67 का है, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा कोर पार्टिकल जो है वो अबाउट 1.46 बेस पेयर डीएनए के कंटेन करता है।
कोर पार्टिकल जो हैं वो लिंकर डीएनए से जुड़े होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि आगे जाके हम देखेंगे कि दो न्यूक्लियोसोम भी, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ऐसा ही दूसरा न्यूक्लियोसोम होगा, तो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला भी लिंकर डीएनए होता है। लिंकर डीएनए यानी वो डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करता है। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है, ठीक है। और एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स लिंकर डीएनए से जॉइंड होते हैं और जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर 11 nm है और जिसकी हाइट 5.5 nm है। इस पूरे स्ट्रक्चर का डायमीटर 11 nm है और इस पूरे स्ट्रक्चर की हाइट कितनी है, 5.5 nm, ठीक है। अब जो हिस्टोन ऑक्टामर जो जनरेट हो रहे हैं उसके 2 टर्न्स पर डीएनए, 2 टर्न्स ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियोसोम, ठीक है। पूरे न्यूक्लियोसोम में डीएनए कितने टर्न ले रहा है, 2 टर्न्स ले रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए कितने टर्न लेता है, 2 टर्न लेता है। पूरे के पूरे न्यूक्लियोसोम का डायमीटर क्या है, 11 nm है। न्यूक्लियोसोम की हाइट क्या है, 5.5 nm है। दो न्यूक्लियोसोम को कौन जोड़ता है क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में, लिंकर डीएनए जोड़ता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यदि मैं बात करूं पूरे के पूरे क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर की, तो क्रोमैटिन में का स्ट्रक्चर बेसिकली न्यूक्लियोसोम्स से जुड़कर बना होता है। न्यूक्लियोसोम्स में हिस्टोन होते हैं। इसके अलावा क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में नॉन हिस्टोन्स डीएनए आरएनए ये भी पाए जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो हिस्टोन हैं वो क्या क्या हैं। तो हिस्टोन स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। उनमें हाई कंटेंट होता है बेसिक अमीनो एसिड जैसे अर्जिनाइन और लाइसिन का, ठीक है। बेसिक होने के कारण हिस्टोन्स जो हैं वो डीएनए से टाइटली बाइंड करते हैं क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ना, डीएनए एसिड होता है, ठीक है। और इस वजह से बहुत स्ट्रांगली ये बेसिक हिस्टोन्स उससे बाइंड कर जाते हैं। 4 प्रकार के मेजरली हिस्टोन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है, जो कि स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ क्या करते हैं, वेरी करते हैं। सभी हिस्टोन्स, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को। Histone H1 is not conserved between species and has tissue specific form and characteristics। देखो H1 जो हिस्टोन होता है उसका अलग अलग स्पीशीज़ में आपको अलग अलग फॉर्म मिलेगा, लेकिन जो चारों हिस्टोन्स हैं उसकी अगर हम पांचों हिस्टोन H1 जो है ना वो कंजर्व नहीं होता है स्पीशीज़ के बीच में, वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग फॉर्म्स एग्जिबिट करता है। तो ओवरऑल 5 हिस्टोन होते हैं लेकिन 4 ही मेनली पाए जाते हैं और 4 ही जनरली आपको न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में मिलेंगे। H1 वेरिएशन शो करता है, लेकिन फिर भी आप पाँचों की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देख सकते हैं। पाँचों के मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए हैं और पाँचों का अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन दिया है और स्पीशीज दर स्पीशीज दिया हुआ है। जैसे H1 जो है वो किसी स्पीशीज के लिए बुक नहीं होता है, कहीं मिल जाता है कहीं नहीं मिलता है, और बाकी सब स्पेसिफिकली सब स्पीशीज में पाए जाते हैं। देन कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं 200 बेस पेयर्स पर टन, कितने मॉलिक्यूल आते हैं 200 बेस पेयर पर टन ऑफ डीएनए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हिस्टोन है, हिस्टोन के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है और ये भी बताया कि 200 बेस पेयर पर टन डीएनए के आ रहे हैं ना, और लगभग इस पूरे न्यूक्लियोसोम में 2 बार डीएनए टर्न हुआ है, ठीक है। तो ये अब बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब 200 बेस पेयर्स पे डीएनए घूमेगा तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे। तो H1 का 1 आएगा, H2A मतलब अंदर कितने मॉलिक्यूल हिस्टोन के हैं, तो H2A, H2B, H3 और H4 इन सब के 2-2 मॉलिक्यूल हैं, है ना। ठीक है, ये टेबल आप चाहें तो दे दें, अच्छा रहेगा, और नहीं भी दे पाए अगर टाइम की कमी के कारण तो कोई ऐसी बात नहीं, मगर अगर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। देन नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये तो हुई बात हिस्टोन की। अब हमें इतना क्लियर है कि क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोसोम यूनिट्स को जोड़ के बना है, और जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है वो हिस्टोन के ऑक्टामर से बना है। ये अंदर जो है इसे हम हिस्टोन का ऑक्टामर बोलेंगे, नीचे भी मैंने अलग से डायग्राम दिया बताऊंगी। हिस्टोन के ऑक्टामर पे डीएनए लिपटा हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि क्रोमैटिन
प्रोटीन में क्या क्या है, हिस्टोन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो वेरी करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में, और ये इंक्लूड करते हैं डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, ईच वन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। हिस्टोन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दिस सजेस्ट दैट हिस्टोन्स हैव अ स्ट्रक्चरल रोल, क्योंकि हिस्टोन्स का स्ट्रक्चरल रोल होता है, इस वजह से हिस्टोन्स की जो क्वांटिटी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो यदि हम बात करें नॉन हिस्टोन्स की ही यदि बात करें तो कुछ जो है वो एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, है ना। देन हमें यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि जो नॉन हिस्टोन्स होते हैं, this suggests that histones have a structural role and some of them are enzyme like DNA and RNA polymerase and they employ DNA as substrate, while some others are protein modifying enzymes such as protein kinase and ये नॉन हिस्टोन्स के बारे में लिखा है, यहाँ गलती से हिस्टोन लिख दिया गया है, आप केयरफुल रहिएगा। ये जो DNA RNA पॉलीमरेज होते हैं ये सब नॉन हिस्टोन्स है। हिस्टोन्स कौन से हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताया ये ही 5 हिस्टोन्स हैं, बाकी DNA RNA पॉलीमरेज, ठीक है, मॉडिफाइड एंजाइम्स, प्रोटीन काइनेस, एसिटाइलेस, ये सब क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर एक हिस्टोन गलती से टाइप हो गया है, यहाँ हिस्टोन्स का भी स्ट्रक्चरल रोल होता है और जो नॉन हिस्टोन्स है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल रोल को सपोर्ट करते हैं। पर नॉन हिस्टोन्स की एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, डीएनए मिथाइलेज, टोपोआइसोमरेज, पॉली ए पॉलीमरेज एंड हेलिक्स स्टेबलाइजिंग एंजाइम, ठीक है। और हिस्टोन कौन कौन से थे, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है, ये हिस्टोन्स थे। और नॉन हिस्टोन्स कौन कौन से हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियस, डीएनए लाइगेशन, डीएनए मिथाइलेशन, डीएनए लाइगेज, डीएनए मिथाइलेज, टोपोआइसोमरेज, पॉली ए पॉलीमरेज और हेलिक्स स्टेबलाइजिंग एंजाइम, ठीक है। तो यानी ये क्लियर हो गया, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, इससे मिलकर के क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनता है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन ऑक्टामर होता है, और ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये जो लिपटा हुआ है ये डीएनए है। न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे और क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ क्रोमैटिन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू की। जब हमने क्रोमैटिन को बायोकेमिकली प्यूरिफाई किया और उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लाइज किया तो हमने ये देखा कि क्रोमैटिन क्या है, एक विस्कस जेलेटिनियस सब्सटेंस है जिसमें डीएनए, आरएनए, बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, ये 4 चीज़ें पाई जाती है। और हमने ये भी देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी हमें बीड्स दिखेंगी जो 10 nm डायमीटर की हैं और डीएनए से कनेक्टेड हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे बीड्स के फॉर्म में हमें स्ट्रक्चर दिखेगा डीएनए का, लेकिन जो बीड ऑन स्ट्रिंग दिखेगा, जबकि H1 जो है अगर हम H1 को हटा दें, ठीक है, अगर हम H1 को हटा दें तो हमें क्रोमोसोम का, क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है वो बीड के फॉर्म में दिखेगा जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। और अगर हम H1 हिस्टोन को नहीं हटाएं, माइल्ड ट्रीटमेंट दें क्रोमैटिन को, H1 हिस्टोन नहीं हटे तो हमें क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बीड के फॉर्म में नहीं दिखेगा, रादर स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। और वहाँ हमें 10 nm फाइबर के रूप में क्रोमैटिन दिखेगा, ठीक है। अब मतलब 2 बातें मैंने यहाँ पर आपको कही कि 2 रास्ते हो सकते। क्रोमैटिन को यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देकर तोड़ें और उसका H1 रिमूव हो जाए तो हमें क्रोमैटिन के अंदर जो ये बीड्स हैं वो दिखेंगी, 10 nm की, 10 nm डायमीटर की बीड्स दिखेंगी। लेकिन अगर हम क्रोमैटिन को माइल्ड ट्रीटमेंट दें और उसका H1 रिमूव ना करें तो हमें जो क्रोमैटिन है वो बीड्स के रूप में ना दिख के स्ट्रेच्ड फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। क्रोमैटिन हमें स्ट्रेच्ड फॉर्म में दिखेगा, तो ये आप क्लियर रहिएगा। इसके बाद अगर न्यूक्लियोसोम को हम एक ऑक्टामर के रूप में देखें, 4 हिस्टोन्स के ऑक्टामर के रूप में देखें विद 200 बेस पेयर्स पर टर्न। शुरू से मैं कह रही हूँ कि जब हिस्टोन के ऊपर डीएनए लिपटेगा न्यूक्लियोसोम में तो एक टर्न में लगभग 200 बेस पेयर्स आएंगे, ठीक है। अब स्टडीज ऑफ डाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन बाय एंजाइम माइक्रोकोकल न्यूक्लियस शोज दैट डीएनए वाज कट इनटू मल्टीपल्स ऑफ ए यूनिट साइज।
device which was later found to be of 200 base pairs of DNA in length. 1974 Roger Kornberg proposed a model for nucleosome in which the 4 histones H2A, B, 3 and 4 are arranged in octamers containing 2 each of them, every 200 base pair of DNA and 1 molecule of histone. हिस्टोन ऑक्टामर आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट एंड डीएनए इज कॉल्ड आउटसाइड द न्यूक्लियोसोम। बेटा बात वही है, वही बात बार बार घूम घूम कर आ रही है, वही चीज़ आपको समझनी है। आप चाहें तो थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम नोट लिखते हैं तो थोड़ी सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लिखनी पड़ती है। आप इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि बात वही बोली जा रही है बार बार कि हिस्टोन्स का ऑक्टामर है, सभी हिस्टोन की 2 कॉपी है और इस हिस्टोन के बने हुए ऑक्टामर पे डीएनए लिपटा हुआ है और डीएनए जब लिपट रहा है, एक टर्न ले रहा है, तो लगभग 200 बेस पेयर्स पर टर्न ये कवर कर रहा है। ठीक है, वही बात है, वही हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू में भी देखेंगे। और एक और बात लिखी है जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो डीएनए होता है उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोसोम जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया था, जो न्यूक्लियोसोम है जिसकी मैंने आपको हाइट भी बताई थी, डायमीटर भी बताया था कि इसकी जो हाइट होती है वो 5.5 nm या 5.7 nm आप मांग सकते हो, डायमीटर जो है वो 11 nm होता है। ठीक है, और जो डीएनए है वो 2 टर्न्स लेता है। देख रहे हैं आप, न्यूक्लियोसोम के मॉडल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डीएनए 2 बार टर्न कर रहा है और एक टर्न में 200 बेस पेयर्स आते हैं इसके। ठीक है, देन इसके बाद इन्होंने चिकन इरिथ्रोसाइट्स में स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि रिपीट लेंथ होती है 210 बेस पेयर। चिकन इरिथ्रोसाइट में एक डीएनए के टर्न में 200 बेस पेयर ना आके 210 बेस पेयर आते हैं। ठीक है, then base pair suggests that it is related to variability is restricted to the length of linker DNA। और ये थोड़ा बहुत वेरिएशन कि कितने डीएनए के एक टर्न में कितने बेस पेयर आएंगे, ये थोड़ा बहुत वेरिएशन स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ होता है। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन इन अ न्यूक्लियोसोम। ये आपको दिख रहे हैं पिंक और ब्लू कलर के जो सर्कल्स हैं, ये न्यूक्लियोसोम हैं और ये न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से लिंकर डीएनए से जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम जब लिंकर डीएनए से जुड़ते हैं और ये जो पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि न्यूक्लियोसोम के इस तरह के कनेक्शन से एक मॉडल बनता है जिसको सोलोनाइड मॉडल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब क्रोमैटिन फाइबर्स को स्टडी किया गया था, जो कि इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियाई में किया गया था, इंटरफेस इज दी रेस्टिंग फेज ऑफ सेल डिवीजन, उस समय जो स्टडी करा गया था उससे हमें एक थिक फाइबर दिखा था जिसका कि डायमीटर 20 से 22 nm था और 30 nm फाइबर था वो, जिसको एक क्लोजली पैक्ड यूनिट में था जिसको न्यूक्लियोसोम बोला गया है ना। मतलब कि ये अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब केवल ये है कि जब क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि एक 30 nm का फाइबर है जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम, ये देखिए, जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम के सब यूनिट है और ये न्यूक्लियोसोम के सब यूनिट एक दूसरे से लिंकर डीएनए से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हिस्टोन मॉलिक्यूल से H1 मॉलिक्यूल जो है, H1 हिस्टोन जो है, जो 5वां हिस्टोन मैंने बताया था, वो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। हिस्टोन जो H1 है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, दी मॉलिक्यूल H1 कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द सेंट्रल होल ऑफ द सोलोनाइड। इस पूरे मॉडल को सोलोनाइड मॉडल बोलते हैं और इसके सेंटर में H1 हिस्टोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे मॉडल को स्टेबलाइज करने के लिए। ये मॉडल है क्या? ये मॉडल ये बता रहा है कि क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये कह रहा है कि क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसोम्स हैं, जो न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से लिंकर डीएनए से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी इसमें और कोई बात इतनी खास नहीं है। मेन बात आपको बस यहाँ यही याद रखनी है कि ये टॉपिक जो है ये हमें क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बताता है और ये कहता है कि क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोसोम से जुड़ के बनता है और न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हिस्टोन का ऑक्टामर होता है। 4 हिस्टोन बेसिकली 2 कॉपी में प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्टामर बना लेते हैं और जिन हिस्टोन्स के ऊपर डीएनए लिपटा होता है, डीएनए 2 टर्न में इस हिस्टोन को कवर करता है और एक बार जब डीएनए का टर्न होता है तो वो 200 बेस पेयर को मतलब 200 बेस पेयर्स का डीएनए एक टर्न में लिपटता है, यानी टोटल 400 बेस पेयर डीएनए के एक तो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटे होते हैं। और न्यूक्लियोसोम्स का एक यूनिट, न्यूक्लियोसोम के ऐसे यूनिट जुड़ करके क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और न्यूक्लियोसोम के यूनिट को जोड़ने वाला होता है लिंकर डीएनए। ठीक है,
ये आप इस तरह से इस पूरे मॉडल को जो ये दर्शाए कि किस तरह से न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लिंकर डीएनए से, इस मॉडल को सोलोनॉइड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब इस फील्ड में रीसेंट एडवांसमेंट्स, रीसेंट नॉलेज हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो डिजविक एटेल ने 2014 में और मोनाको एटेल ने 2013 में इस बात पे स्ट्रेस किया कि न्यूक्लियोसोम मॉडल की स्टडी करने के लिए सिंगल मॉलिक्यूल टेक्निक, मतलब एक एक मॉलिक्यूल को डिटेल में स्टडी करने की जो टेक्निक है वो सबसे अच्छी है, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले इससे। देन 2018 में प्रोफेसर बेकलर ने सिस्टमेटिकली डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स अलोंग डीएनए। इन्होंने न्यूक्लियोसोम्स किस तरह से डीएनए के आसपास अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स अलोंग डीएनए एंड आइडेंटिफाइड अ नोवेल प्रोटीन दैट प्ले अ रोल इन स्पेसिफाइंग देयर पोजीशन। न्यूक्लियोसोम्स की पोजीशन स्पेसिफाई करने के वाले एक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियोसोम्स का, है ना, और किस तरह से पोजीशन किए जाते हैं न्यूक्लियोसोम्स परफेक्टली, ताकि सेल की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। फिर 2019 में जो फेडरिच मैशलर है, फेडरिच मैशलर इंस्टीट्यूट है, सॉरी फेडरिच मैशलर नहीं है, उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट बनाया है। ये थोड़ा सा एक आप मुझे सर्च करके बताइएगा क्लास में कि फेडरिच मैशलर जो है वो किस काम के लिए फेमस है, क्या इन्होंने डिस्कवर किया था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस बार भी स्लेट में आया था, तो क्या इनका इंपॉर्टेंस है फेडरिच मैशलर का, ये मैं आपसे क्लास में डिस्कस करूँगी। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में ये किया गया कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया टू आइडेंटिफाई अ न्यू मैकेनिज्म बाय विच रिपेयर प्रोटीन whereby repair protein detect and bind to damaged DNA that is intensely packed in the nucleosome। इस इंस्टीट्यूट में ये पता लगाया गया कि अगर न्यूक्लियोसोम में कोई प्रोटीन जो है वो डैमेज होता है तो इन्होंने ये मैकेनिज़्म पता लगाया कि वेयर बाय रिपेयर प्रोटीन जो है वो डिटेक्ट कर सकता है डैमेज डीएनए को और वहाँ जाके जुड़ सकता है, क्योंकि अगर डीएनए डैमेज होगा तो पहली पूरी की पूरी जो सेल की इंटीग्रिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो किस तरीके से न्यूक्लियोसोम में भी रिपेयर का प्रोसेस, डीएनए रिपेयर का प्रोसेस चलाया जा सकता है, ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया। देन इचिगोरा एटेल 2020 आइडेंटिफाइड OCT4 एज अ पॉइंटर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर स्टेम सेल प्लूरिपोटेंसी एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड द बाइंडिंग ऑफ OCT4 टू न्यूक्लियोसोम्स। अब इन्होंने एक और फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पता लगाया जिसका नाम था OCT4, और इन्होंने बताया कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये न्यूक्लियोसोम से बाइंड करता है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियोसोम से बाइंड करता है। ठीक है, देन बस 2020 रिपोर्टेड वेरियस सीक्वेंसिंग बेस्ड मेथड फॉर कैरेक्टराइजिंग 3D जीनोम एंड कैरेक्टराइजिंग फाइन स्केल स्ट्रक्चर टू डेसिफर इट्स फंक्शनल लिंक टू द जीन एक्सप्रेशन। जो बज़ हैं 2020 में उन्होंने बहुत सारे सीक्वेंसिंग टूल मेथड बताए जिससे कि 3D जीनोम स्ट्रक्चर, जो जीनोम है उसका 3D स्ट्रक्चर डिपिक्ट किया जा सकता है और जीन एक्सप्रेशन को स्टडी किया जा सकता है ना। और ये 3D जीनोम स्ट्रक्चर का डिपिक्शन भी उन्होंने किसके आधार पे, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के आधार पे बताया। तो कहने का मतलब ये रीसेंट एडवांसमेंट देखिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, आप वीडियो पॉज करके इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये इसलिए आपको दी जाती है ताकि आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा पड़े, और एमएससी में ये बहुत ज़रूरी है कि अप टू डेट रहें आप टॉपिक के बारे में, तो इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल का पेपर है इसलिए इसमें ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे पेपर में आप लिखें या नहीं लिखें, लेकिन जो मॉलिक्यूलर लेवल का पेपर होता है उसमें रिसर्च कंटिन्यूसली जारी रहती है, तो ये बहुत एसेंशियल है कि आप इसको अप टू डेट कवर करें। यदि कोई भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत है, लैंग्वेज टफ लग रही है, तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं और अलग से मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये था क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर और सोलोनॉइड मॉडल या न्यूक्लियोसोम मॉडल। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।